फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन आपका, जिम्मेदारी हमारी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की क्लास में कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी जो आप लोगों की सोशल साइंस की बुक है उसके सेकेंड चैप्टर पे आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर जो है वो आप लोगों का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से रिलेट करता है। इसको हम लोग समझने से पहले सबसे पहले ये समझो कि जब आपकी पृथ्वी की बात, हम लोग यहाँ पर ग्लोब की बात करते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी में क्या ये पहले से लाइनें खींची गई थी या नहीं खींची गई थी, तो आप लोगों को पता है कि लगभग अपने टाइम की जब हम लोग बात करते हैं कि भाई 16वीं शताब्दी ईस्वी में आप लोगों के यहाँ लंबी लंबी 16वीं और 17वीं शताब्दी की जब हम लोग बात करते हैं, है ना, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि दुनिया की खोज पर नाविक निकल गए थे। अब नाविक निकले हैं तो उस टाइम पे तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अक्षांश देशांतर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना था। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि भाई जब हमें जाना है भारत की खोज में, हम पहुंच जा रहे हैं अफ्रीका, हम पहुंच जा रहे हैं अमेरिका, तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए उस टाइम पीरियड में ये डिसाइड किया गया कि जो हमारी पृथ्वी है, पहले हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी आप लोगों को दिखाई देती है, कोरी पृथ्वी थी, इसमें कोई भी लाइन नहीं है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए क्या किया, हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींची। अब यहां पर दिमाग लगाना है, जो मैंने वर्ड यूज किया कि हमने अपनी सुविधा के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींची, मतलब ये पहले से अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं आपके ग्लोब में उपस्थित नहीं थी, है ना। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये रेखाएं आपने अपनी कल्पना के आधार पर खींची। अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, इसलिए बेस आप समझना कि हम लोग किस स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं कि पहले आपकी पृथ्वी में कोई लाइन नहीं थी और वर्तमान में भी आपकी पृथ्वी में किसी भी प्रकार की कोई लाइन प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं है। नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये लाइन नहीं थी, आपने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इन लाइनों को खींचा। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड का, है ना, वो सॉरी लैटिट्यूड का। अब लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां बता दे रहा हूं पहला पार्ट आप लोगों का लैटिट्यूड का आएगा और दूसरा पार्ट लॉन्गिट्यूड का आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज टॉपिक है और यहां पर आप लोगों को बहुत बेस करके एक एक पॉइंट को समझना। तो जो ये रेखाएं खींची गई, इसका मतलब है कि ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अक्षांश रेखा जो आपकी है, अक्षांश रेखा कैसी है, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है। और इन काल्पनिक रेखाओं को आपने अपने सुविधा के लिए खींचा है। किसके लिए खींचा है, ये आपने अपनी सुविधा के लिए ये खींची गई हैं, ठीक। अब यहां पर समझने वाली बात है, हमने किस आधार पर इन रेखाओं को खींचा ग्लोब में, किस आधार को, कोई तो मौलिक आधार होगा ना भाई, उसी के आधार पर ही हमने इन काल्पनिक रेखाओं को खींचा है। तो किस आधार पर हमने खींचा है, हमने पृथ्वी को कोणीय आधार पर विभक्त किया। ये पूरी पृथ्वी है, इसे एंगुलर शेप में हमने विभक्त कर लिया। किस पे, कोणीय आधार पर, कोणीय आधार पर ये रेखा खींची गई है, ठीक। ये जो आप लोगों की काल्पनिक इमेजिनरी लाइंस हैं, जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं, इनको हम लोगों ने किसके आधार पर,
कोणीय आधार पर। अब आपके माइंड में आएगा कि साहब ये कोणीय आधार क्या है? कोणीय आधार, क्योंकि भाई हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। फिर हम लोग जब तैयारी के मोड़ पे जाएंगे, जब हम लोग पेपर देंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया तो डब्बा बन जाएंगे। इसलिए कोणीय आधार भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अर्थात कोणीय आधार या एंगुलर शेप की बात है कि हमारी पृथ्वी में जो पहली लाइन खींची गई उसे हमने कहा 0 डिग्री लाइन। क्या कहा? 0 डिग्री। मतलब इसको हमने क्या मान लिया? आधार रेखा माना। आधार रेखा। अब समझते चलना, यहां पर एक एक पॉइंट हम लोगों को क्लियर करना है। ये अपनी बेस लाइन हो गई। इस बेस लाइन का नाम हम लोगों ने क्या रखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इस आधार रेखा का नाम हमने भूमध्य रेखा या इक्वेटर इसका नाम रखा। ठीक, इसी भूमध्य रेखा को आप लोग कहते हो विषुवत रेखा। हिंदी में विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक, इसी लाइन को हम लोग ये भी कहते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखा। तो हिंदी में इसके कई नाम हो सकते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात करेगा, ये इक्वेटर की बात करेगा, या भूमध्य रेखा की बात बोलेगा हिंदी में, विषुवत रेखा की बात करेगा। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर आप लोगों को एग्जैक्ट रूप में क्लियर रखना है कि भैया ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यही आप लोगों की भूमध्य रेखा है, यही इक्वेटर है और यही विषुवत रेखा। अब इस विषुवत रेखा को आधार मानकर हम लोगों ने क्या किया कि 1 डिग्री एंगल निकाला। 1 डिग्री का एंगल जो कोणीय आधार मैंने बताया कि संपूर्ण पृथ्वी पर क्या किया हम लोगों ने, जो पृथ्वी थी उस संपूर्ण पृथ्वी पर हम लोगों ने एक एंगल के आधार पर 1 से लेकर 90 डिग्री तक का कोण निर्मित कर दिया। जैसे यहां से अगर हम लोग कहें कि यहां से अगर हम लोग देखें तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है एंगल। तो यहां से हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल बनाया और इस 90 डिग्री के एंगल को हमने डिवाइड कर दिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री। इस तरह से करते हुए हम लोग यहां पर 2 डिग्री, यहां पर आप लोगों के 60 डिग्री 80 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो इतनी चीज तो हमें पता चल गई। सेम ये आधा गोला ऊपर की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ, तो हम लोगों ने उसे नॉर्थ वाला एरिया कहा। और सेम ये दोनों ही तरफ आप लोगों के एंगुलर शेप पे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो 10 20 60 80 इस तरीके से ये 90 डिग्री तक की कोणीय आधार पर, एंगुलर शेप के आधार पर ये सारी लाइनें आप लोगों की खींची गई। अब इस आधार पर ही हम लोगों को आगे देखना है। इतनी चीजें तो समझ में आ गई कि कोणीय आधार क्या है। अब देखो मैंने कहा यहां पर चीजें जो हम लोगों ने बात की थी तो उस पर हम लोग बात करते हैं। चीजों को समझना है अब आप लोगों को। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने इसको डिवाइड किया। विजुअल है कि नहीं विजुअल है? अगर नहीं विजुअल है तो मैं इसको डार्क कर लेता हूं और बड़ा कर देता हूं।
अब देखो यहां पर जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि भाई इसको हम लोगों ने कोणीय आधार पर निर्मित किया है, तो इसे ऐसे समझो। कोणीय आधार वाली लाइन सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक, ये अपना क्या है 90 डिग्री नॉर्थ, और इसको हमने कहा है 90 डिग्री साउथ। अब समझना ये 0 डिग्री लाइन है और इसको हम लोगों ने कहा है इक्वेटर, या इसी को आप लोगों ने कहा है भूमध्य रेखा। अब देसी स्टाइल में 0 डिग्री और ये नॉर्थ की तरफ वाला एरिया है और ये साउथ की तरफ वाला एरिया है। इसको ऐसे समझ सकते हो आप लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो नॉर्थ साउथ हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो कॉमन सी बात है नॉर्थ साउथ की बात है। तो ये वाली इस वाले पार्ट को हम लोग कह देंगे उत्तर की तरफ आधा गोला है तो उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कह देंगे हम लोग इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या हिंदी में इसी को आप लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध अर्थात गोलार्ध का मतलब है आधा गोला, आधा गोला, गोलार्ध। ठीक, सेम चीज ये साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है ना। ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ आधा गोला है। ठीक, तो इसे हम लोग कह देंगे दक्षिणी गोलार्ध, है ना। और ये ध्रुवीय क्षेत्र जो ऊपर वाला 90 डिग्री वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग कह देंगे उत्तरी ध्रुव, क्योंकि उत्तर की तरफ है, इसे हमने कहा उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिण की तरफ वाला 90 डिग्री है, इसलिए हमने कहा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब देखो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया कि इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। मतलब अब 2 बराबर भाग कौन कौन से हो जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर हम क्या कहेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर वाले भाग में हमारी पृथ्वी जो इक्वेटर है 2 भागों में विभाजित कर रही। तो इस चीज को हम लोग यहां से क्लियर कर रहे हैं। अब देखो 2 पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया कि भैया ये चीजें यहां पर घटित हो रही हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग चीजों को देखें, अब क्या कंडीशन आएगी, अब उस चीज को समझने का प्रयास करना है सभी को।
ये इक्वेटर हो गया, ये हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री, या आपने इसी को भूमध्य रेखा कहा। यहां तक हम लोगों की बात क्लियर थी। 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया और यहां पर 90 डिग्री आप लोगों का साउथ पोल हो गया। इतने पॉइंट हम लोगों को यहां तक क्लियर था। अब देखो, उत्तरी गोलार्ध में जो लाइनें खींची जाएंगी वो उत्तरी गोलार्ध की हो जाएंगी। तो जितनी भी लाइनें खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं हमेशा विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। तो ये पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं, ये बना सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं रेखा विषुवत रेखा के समानांतर दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में खींची जाती है ना। अक्षांश रेखाएं दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। दोनों गोलार्ध मतलब हमने किसकी बात कही भाई? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की यहां पर बात कर रहे हैं। और भूमध्य रेखा से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? दक्षिण की तरफ वाली रेखाओं को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध। ठीक, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि बहुत सी चीजें आप लोगों को यहां पर एक एक पॉइंट अगर हम लोग लॉन्ग में लिखेंगे तो काफी लंबा टाइम चला जाता है। अब देखो, यहां से जब हम लोग लाइन खींचते हैं तो सबसे पहले लाइन आती है भाई 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा की। क्या आ जाएगी? 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक हम लोग जाएंगे। तो फिर यहां पर क्या आ जाएगी? नेक्स्ट लाइन कॉमन सी बात है 66.5। अब ये नॉर्थ की तरफ है तो इसमें हम लोग लिखते हैं नॉर्थ। ठीक है, यहां पर भी नोट करेंगे आप लोग नॉर्थ। इसकी बात करें तो ये 80 डिग्री नॉर्थ। तो यहां पर अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये नॉर्थ की बात हम लोग कर रहे हैं। जब एन लगेगा तो नॉर्थ की बात है। सेम कंडीशन में जब हम लोग इधर आएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे जिस पॉइंट की, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि भाई यहां पर ये क्या है? 23.5 डिग्री यहां पर स्थित है साउथ में। 66.5 ये कहां पर है? साउथ की तरफ है, तो हम लोग यहां पर साउथ लिख दिए। ये 80 डिग्री साउथ की तरफ है तो हमने साउथ लिख दिया। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है वो इक्वेटर से अगर हम लोग देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में समानांतर रूप में लाइनें खींची जा रही हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरीके से लाइनें खींची गई। तो इनको हम लोगों ने वर्ड यूज किया समानांतर, क्या कहते हैं? समानांतर रेखा। रेखा कहां पर? दोनों गोलार्धों में खींची जा रही। उत्तरी गोलार्ध में भी आपकी सेम लाइनें रहेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम लाइनें रहेंगी। अर्थात 1 से लेकर 90 तक उत्तरी गोलार्ध में, 1 से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में 90 तक। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई कि दोनों समानांतर रहेंगे। अब कई बार क्या होता है कि आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के समान की बात करें या लेटी हुई, जो ग्लोब में लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं? लैटिट्यूड। ठीक, जो लेटी हुई लाइनें हैं
हुई लाइन है, ठीक, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं। रेखा ये याद करने के लिए है, ये पेपर में मत टीप देना कि लेटी हुई लाइन है, क्योंकि वहां पर आप लोगों को वही लैंग्वेज यूज करनी है जो समानांतर भाषा का यूज किया गया है, उसी समानांतर भाषा का वहां पर आप लोगों को इस्तेमाल करना है, और कोई अन्य भाषाएं नहीं यूज करनी है, या पैरेलल लाइन लिख सकते हैं आप लोग इंग्लिश में, हिंदी में समानांतर, ठीक है। लेटी हुई, क्योंकि सारी लाइनें आपको क्या दिख रही हैं, लेटी हुई लाइनें यहां पर दिख रही हैं। अब देखो हम लोगों ने लाइन किधर से खींची है, ईस्ट टू वेस्ट। ये अक्षांश रेखाएं जो हैं वो कहां से खींची जा रही हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ अक्षांश रेखाएं खींची जा रही हैं। हम लोग लगातार ऐसे कर रहे हैं ना, ये तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो अक्षांश रेखाएं जो खींची जाएंगी वो किधर से, पूर्व से पश्चिम की तरफ अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। तो ये कहेंगे ये लाइनें ईस्ट टू वेस्ट होती हैं। कैसी होती हैं, अक्षांश रेखाएं आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो एक बार देख लेना। काम ही नहीं कर रहा, चलो ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब इससे हम लोग ये कहेंगे कि भाई ईस्ट और ये वेस्ट है ना। तो जब ईस्ट और वेस्ट की बात की जाएगी यहां पर, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी, पॉइंट बनाते हुए चलिएगा, अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड कहां से खींची जा रही हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, ठीक है। किधर खींची जा रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये अक्षांश रेखाएं चाहे कहीं पर भी खींची जाएंगी तो ये किधर से खींची जाएंगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ ही ये अक्षांश रेखाएं दोनों गोलार्धों में खींची जाएंगी। अब यहां पर ये पॉइंट मत ले लेना कि एक गोलार्ध में, ये पूर्व से पश्चिम की जो मैंने बात की है ये दोनों गोलार्धों में खींची जाएंगी, दोनों गोलार्धों में खींची जाती है। सिंगल किसी भी गोलार्ध की बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे हम दोनों ही हेमिस्फीयर की बात करेंगे, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। तो इक्विवेलेंट की बात करेंगे, समानांतर की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, ठीक। अब देखो जब हमने ये बात कह ली, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या यहीं पर आपका बनेगा, उस पॉइंट को समझना है आप लोगों को। इक्वेटर है ये बाबू, ठीक, ये 0 डिग्री आप लोगों की अक्षांश रेखा है जिसे इक्वेटर कहते हो, या इसी को आप लोग क्या कह रहे हो, भूमध्य रेखा, या हिंदी में इसी को विषुवत रेखा, ठीक है। अब देखो इसका एरिया बड़ा है, ये बीच पृथ्वी को क्या कर रही है, भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये पॉइंट अब यहां से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आगे इसका काम होगा, 2 भागों में विभाजित करती है ना।
भूमध्य रेखा क्या कर रही है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है यहां पर। अब जब दो बराबर भागों में विभाजित करेगी तो इसका मतलब है सबसे बड़ा जो अर्धवृत्त का निर्माण होगा, आधे वृत्त का निर्माण होगा, वो कहां पर होगा, आप लोगों के इक्वेटर में होगा। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, वृत्त का आकार कैसा होने लगेगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां पर जो भूमध्य रेखा होती है, ये जो आप लोगों की इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है, ये क्या करती है, सबसे बड़ा अर्धवृत्त का निर्माण करती है। पॉइंट याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अर्धवृत्त का निर्माण करेगी, क्योंकि ये बीचों बीच है, सेंटर में है। अगर हम इसकी बात करें तो आप लोगों के मन में यदि क्यों आता है, तो क्यों का अर्थ है कि जो बीचों बीच वाला भाग होगा वो सबसे बड़ा होगा। कॉमन है ना, जब सबसे बड़ा होगा तो सबसे बड़ा अर्धवृत्त बनाएगा। तो यहां पर क्यों का मतलब है क्योंकि ये सेंटर में है, केंद्र में है, इसलिए जो दो बराबर भागों में बांटेगा वहां का वृत्त सबसे बड़ा बनेगा। अब जैसे जैसे आप लोग कहां पर बढ़ेंगे, नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ें या साउथ पोल की तरफ बढ़ें, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ आप अग्रसर होंगे। यहां पर ये पॉइंट अगर हम लोग कहें कि भाई जब ये आप लोग उत्तरी ध्रुव और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का आकार अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और ये पूर्ण रूप से पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। ये पॉइंट दिमाग में लगा लीजिएगा कि आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी संपूर्ण रूप से गोल नहीं है, रूप से गोल नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं ये जियोइड शेप है। आकार है, ठीक, जियोइड शेप है इसका। अर्थात ये क्या है, ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी, अगर हम लोग ये पॉइंट कहें कि पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, ये बात कह सकते हैं ना कि पृथ्वी हमारी संपूर्ण रूप से गोल ना होकर ध्रुवों पर चपटी है। अब ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक। तो यहां पर जब हम विषुवत रेखा की बात करेंगे तो विषुवत रेखा ये इक्वेटर हुई 0 डिग्री जिसे आप लोग कहते हो, और इससे जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 90 डिग्री तक, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, वृत्त के आकार छोटे होते जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वृत्त का आकार छोटा होता जाता है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर वृत्त के
आकार होते जाते हैं। तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब कैसे आप लोग कहेंगे कि सर ये बता दीजिए कैसे छोटा हो रहा है। तो देखो, सबसे बड़ा जो वृत्त बनेगा वो कहां पर बन रहा है? भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा वृत्त जो बनेगा, उससे छोटा वृत्त का निर्माण कहां पर हो रहा है? 23.5 डिग्री पे। अब मैं आप लोगों को इसलिए ये पॉइंट पे लेके चल रहा हूं क्योंकि उसका रीजन भी है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक। और 90 डिग्री, सेम 90 डिग्री, (23.5) साउथ, 66.5 साउथ की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे ही हम 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? वृत्त के आकार निरंतर कम होते चले जाते हैं। तो यहां पर जब हम लोग 23.5 डिग्री पर जाएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय वृत्त। ठीक, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन सर्किल। ठीक, अब याद रखना, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है और हिंदी में इसे उष्ण कटिबंधीय वृत्त कहेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन का जो अर्धवृत्त का निर्माण होगा, यहां पर जो अर्धवृत्त बनेगा वो कैसा हो जाएगा? वो विषुवत की अपेक्षा छोटा होता है। विषुवत रेखा के अपेक्षा छोटा। ठीक, अभी ये पॉइंट समझना, विषुवत रेखा के अपेक्षा यहां पर ये छोटा हो जाएगा। अब आगे जब हम लोग यहां पर चल रहे हैं तो इस पॉइंट को समझने का प्रयास करना कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। बस समझते चलना, अभी मैं आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, इसमें अभी इतना परेशान नहीं होना है कि ये शीतोष्ण उष्ण और ये सब आ रहा है तो ये क्या है। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध हो गया। उसके ऊपर अब यहां पर जब हमने इसकी बात कही कि शीतोष्ण कटिबंध, ठीक, तो शीतोष्ण कटिबंध का जो अर्धवृत्त निर्मित होगा वो कैसा हो जाएगा यहां पर? अब देखो, यहां पर जो अर्धवृत्त निर्मित होगा, ठीक, अब ये किससे है? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि इसका अर्धवृत्त जो होगा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका अर्धवृत्त और छोटा होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त उष्ण कटिबंध से छोटा होगा, है ना। यहां पर उष्ण कटिबंध से यहां का अर्धवृत्त छोटा हो जाएगा।
इसका मतलब है कि उष्ण कटिबंध से छोटा है तो विषुवत वृत्त की अपेक्षा और छोटा हो जाएगा। तो यहां देखा जाए तो ये क्या है, अभी इन तीनों अर्धवृत्तों में से शीतोष्ण कटिबंध का जो अर्धवृत्त निर्मित तो हो रहा है वो छोटा हो रहा है। अब इसके ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं इसको, हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक, इसी को आप लोग फ्रिज जोन कहते हैं। ठीक है, फ्रिज जोन इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में शीत कटिबंध कहते हैं। अब शीत कटिबंध का जो अर्धवृत्त होगा वो कैसा हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध से भी छोटा होगा। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, शीत कटिबंध का बंध का अर्धवृत्त वृत्त शीतोष्ण से छोटा होगा। शीतोष्ण कटिबंध से छोटा होगा। ये चीज हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि भाई ये शीतोष्ण कटिबंध से ये अर्धवृत्त जो होगा वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इतने पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहे हैं? यहां पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कि भाई यहां तक की चीजों में किसी को भी सिंगल प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मुझे बताए। ठीक है, अब इतनी चीजें समझ ली कि मतलब जो अर्धवृत्त का निर्माण की प्रक्रिया है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं अर्धवृत्त के आकार में कमी आ रही है। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर या विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अर्धवृत्त के आकार में कमी आएगी। क्या कहेंगे हम लोग, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अर्धवृत्त के आकार में कमी आती। वृत्त के आकार में कमी आती है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि भैया यदि विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो अर्धवृत्त के आकार में निरंतर कमी आती जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया, क्यों कमी आ रही ये भी आप लोगों को दिख गया, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएंगे एरिया छोटा होता जाएगा, वैसे यह अर्धवृत्त के शेप में कमी आती जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरे पॉइंट की बारी, अभी पॉइंट पे पॉइंट चलने हैं। ठीक, तो उन चीजों को अभी आप लोगों को समझना है। अब देखो, इनके नामकरण किए गए, इनका जो नामकरण किया गया है उसको हमें यहां पर समझना होगा। कैसे समझेंगे, एक एक पॉइंट से आप लोग समझिएगा कि कैसे हम इन चीजों को कनेक्ट करते हैं। ये इक्वेटर है, इसी को हमने कहा था 0 डिग्री। अब देखो, जो मैंने आप लोगों को 23.5 लाइन बोली थी, अब इसका नाम जानना जरूरी हो गया है।
क्योंकि इसके नाम के बिना आप लोगों का काम आगे नहीं बनेगा। तो ये 23.5 किधर है, साउथ की तरफ है। अब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, इतना पॉइंट तो हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था, चीजों को समझा भी। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे ट्रॉपिकल कैंसर कहेंगे। ठीक है, या इसी को कैंसर कहेंगे। और जो आप लोगों की 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में मकर रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ, इसे कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैप्रिकॉर्न कहा जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो वृत्त बनेगा उसे कर्क वृत्त, एवं जो मकर रेखा पर अर्धवृत्त का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं मकर वृत्त। ठीक, तो एक कैंसर सर्किल बनेगा और एक कैप्रिकॉर्न सर्किल बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि ये कर्क वृत्त का निर्माण हो रहा है और यहां पर आपके मकर वृत्त का निर्माण होगा। ठीक, जो नाम है उसी में सर्किल बन जाता है, उसी में वो क्या बन जाता है, एक वृत्त का निर्माण करते हैं। अब जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक, अब यहां पर आप लोगों को ये पॉइंट समझ के रखना है, बहुत दिमाग में स्थिरता के साथ आगे बढ़ना। ठीक, ये आप लोगों का 66.5 डिग्री साउथ में है, साउथ में, और 66.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। इस चीज को अब आप लोग समझिएगा कि साउथ और नॉर्थ की जब हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोगों को यहां से कवर करना है, उस पॉइंट को हम लोगों को समझना है। ठीक, अब देखो 66.5 की जब हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे, ये उत्तर की तरफ है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और इस वाले जो 66.5 डिग्री वाला है इसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं कि इसे अंटार्कटिका कहेंगे, इसे आर्कटिक कहेंगे। और ये आप लोगों का ध्रुवीय वृत्त, ध्रुवीय वृत्त। ठीक है, अब देखो ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गई कि हमारी पृथ्वी में आपके कितने वृत्तों का निर्माण हो रहा है यहां पर। तो हम लोग उन पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आर्कटिक वृत्त हो गया, अंटार्कटिका वृत्त हो गया। कई बार आप लोगों को आर्कटिक और अंटार्कटिका याद करने में प्रॉब्लम आएगी, तो यहां पर आप लोगों को करना क्या है कि एक पॉइंट याद करो, नीचे जब भी कोई पुल बनाया जाता है तो नीचे का शेप उसका बड़ा किया जाता है और ऊपर वाला छोटा किया जाता है। तो नीचे हम लोगों ने कहा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और इसे ऊपर वाले को हमने कहा आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। ठीक, तो यहां पर 1 2 3 4 वर्ड यूज किए गए, 1 2 3 4 5 वर्ड यूज किए गए।
तो जो बड़ा वाला एरिया होगा वो नीचे होता है। जब पुल आप लोग देखोगे कभी बनते हुए तो नीचे की चौड़ाई ज्यादा की जाती है और ऊपर वो जाता है तो एक छोटा सा शेप बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बेस पर ही पूरा लोड बनना है। तो ये बड़ा वाला जो हो जाएगा वो आप लोगों के दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, छोटा वाला जो होगा वो आप लोगों के उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। तो अब यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई आप सर इतनी देर से सब कुछ बताएं लेकिन एक चीज तो समझ ही में नहीं आई अभी तक, अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइंस एक्चुअल में है कितनी। ठीक, ये बड़ा बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि भाई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था ये कि अक्षांश रेखा कितनी होती है ना। तो अभी बिना दिमाग लगाए अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को दिख रहा है 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप लोगों को दिख रही हैं और 0 से लेकर 90 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में आप लोगों को क्या दिख रही हैं, लैटिट्यूड दिख रही हैं। ट्यूड या अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा। आप लोग सीधा यही बोलोगे कि सर 0 से 90 उत्तरी गोलार्ध में, 0 से 90 दक्षिणी गोलार्ध में है, तो कॉमन सी बात है 180 हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझना है क्यों। क्योंकि ये जो आप लोगों को 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पॉइंट और 90 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर का पॉइंट दिख रहा है, ये केवल एक बिंदु है, पॉइंट है, लाइन नहीं है। तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल, ये दोनों क्या हैं, लाइन ना होकर एक बिंदु है। ये क्या है, पॉइंट बनाते हुए चलना, लाइन ना होकर ये क्या है, बिंदु मात्र हैं या पॉइंट हैं, केवल पॉइंट है। अब पॉइंट है तो पॉइंट को लाइन में आप करना काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब दिमाग लगाओ, पॉइंट को हम लोग लाइन में काउंट नहीं कर सकते, बिंदु को कभी भी हम लाइन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी काउंटिंग में 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल को हम इलेमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल की गणना नहीं की जाएगी, गणना नहीं, अर्थात इसको काउंट नहीं करेंगे। और जब काउंट नहीं करेंगे तो आपके पास अब कितनी बची, 1 से लेकर 89 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब लाइंस बची हैं और 1 डिग्री से लेकर 89 लाइंस आप लोगों के साउदर्न हेमिस्फीयर पे बची हैं। मतलब अगर हम ये बोलें कि भाई यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध का मामला आ गया, गोलार्ध, और ये वाला एरिया जो बन जाएगा ये आप लोगों का बनेगा दक्षिणी गोलार्ध, है ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो बता दो। ठीक, अब देखो हम लोगों ने यहां पर बात कही कि भाई
ये वाला पॉइंट 90 डिग्री को हटा दिया हमने अपनी काउंटिंग से। 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल को हमने काउंटिंग से हटा दिया। इसका मतलब है 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर 89 डिग्री नॉर्थ तक हमें काउंट करना है और 1 डिग्री साउथ से लेकर हमें 89 डिग्री साउथ पर काउंट करना है। जो सर्किल निर्मित होंगे वो ये होंगे। ठीक, अब देखो यहां पर ये चीज आ गई कि भाई हमारी काउंटिंग कहां से होगी। 89 आप लोगों के नॉर्थ में है और 89 आप लोगों के साउथ में है। तो अक्षांशों की या लैटिट्यूड की गणना जब हम काउंटिंग करेंगे तो यहां पर करेंगे कि 89 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप लोगों के लैटिट्यूड हैं प्लस 89 डिग्री आप लोगों के साउदर्न हेमिस्फीयर पे लैटिट्यूड हैं प्लस इक्वेटर जो है वो दोनों के मीडिएटर के रूप में रही तो वो हर जगह तो आएगी नहीं, एक ही बार उसकी भी काउंटिंग आएगी। प्लस 1 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री लाइन जिसे आप लोग कहोगे भूमध्य रेखा। अब टोटल करो, ठीक, तो यहां पर आएगा आप लोगों का 179 डिग्री या 179 लैटिट्यूड। कितना आ जाएगा लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा। तो आपकी पृथ्वी में यदि बात की जाए टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारी पृथ्वी में, या ये कह सकते हो कि संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई। रेखा 179 हैं। कितनी हैं 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ये आपकी कौन सी बुक बता रही है NCERT। इसी को बेस माना जाता है, चाहे आप वनडे का एग्जाम दें, चाहे SSC का एग्जाम दें, चाहे सिपाही बने, दरोगा बने, IAS बने, PCS बने, चाहे MP PCS दे, राजस्थान कोई भी एग्जाम आप लोग देते हैं, इवन आप लोग प्रवक्ता के भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी NCERT बेस होता है। GIC लेक्चरर का दें, चाहे LT ग्रेड का दें, चाहे मध्य प्रदेश में टीचिंग एग्जाम दें, चाहे झारखंड, चाहे राजस्थान, कहीं का भी कोई भी एग्जाम देंगे तो हर एक सब्जेक्ट में, जैसे मैं ज्योग्राफी अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ज्योग्राफी का मेन बेस जो माना जाएगा, जो ऑथेंटिक बुक मानी जाएगी, वो आप लोगों की NCERT ही बुक मानी जाएगी। तो सेम चीज यहां पर क्या हो गया कि 179 NCERT देता है, इसी को आपको ऑथेंटिक मानना है। और क्यों मानना है, क्योंकि रीजन है आप लोगों के सामने। यहां पर एक एक पॉइंट, एक एक चीज क्लियर होनी है। मैं आप लोगों को रटाने की प्रक्रिया में काम नहीं करता हूं, हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ बात करता हूं कि आप लोगों को चीजें कॉन्सेप्चुअल समझ में आए, क्योंकि रट के फिर भूल जाओगे। तो यहां पर ये तो मुझे नहीं लगता है कि आपने रटा कुछ, सब कुछ समझ में आ गया कि 179 क्यों है। कई बुक्स में 181 भी आप लोगों को देखने को मिलता है, मतलब ये गलत है। कुछ किताबों में 180 भी दिया है, वो भी गलत है। ठीक, आयोग हो, कोई भी एग्जाम का आयोग हो, 179 ही मानेगा। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं। टोटल पृथ्वी में अक्षांश रेखाओं की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 179 ही अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, अब देखो दूसरा पॉइंट आया
कि एक अक्षांश रेखा से या एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी है ना। तो यहां पर यह भी समझना होगा कि 1 डिग्री अक्षांश रेखा और फिर दूसरा यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहां पर अगर हम कहें कि ये ए अक्षांश है, ये बी अक्षांश है, इन दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी, तो उस पॉइंट को भी तो हम लोगों को समझना होगा कि भैया इसकी बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम लोग कहेंगे कि साहब इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, अर्थात एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो पॉइंट बना के लिख लो आप लोग, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। अब एक पॉइंट यहां पर आप लोगों को समझना है कि भाई ये नॉर्मल कंडीशन की मैंने बात कही, पहली कंडीशन में तो ये आ गया, तो कंडीशन नंबर 1। अब दूसरा हम लोगों ने ये बात कही थी अभी पढ़ते हुए कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। ये बात हमने कही थी, हमने ये बात देखी कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है। तो अगर हम लोग देखें तो कुछ हमारी पृथ्वी इस तरह का शेप बनाएगी, ऐसा ध्रुवों के पास जब हम पहुंचेंगे तो ये चपटी हुई हमें दिखाई देगी। अब चपटी है तो नॉर्मल सी बात है, इसके आकार में जहां पर ये चपटी हुई एक अंडे को देखोगे तो वहां पर हल्का सा सर उसका दबा हुआ है। तो जब दबा हुआ है तो उसके आकार में वृद्धि हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगी, जहां पर पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चपटी है तो उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, आकार में वृद्धि होगी। अब जब आकार में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से जो आप लोगों की अक्षांश रेखाएं हैं या लैटिट्यूड लाइन्स हैं, इनके बीच की दूरी में भी वृद्धि हो जाएगी। कॉमन फैक्टर में तो 111 किलोमीटर था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, होगी। कॉमन सी बात है। अब चपट गई है तो लाइनें जो खींचेंगी वो ज्यादा लंबी खींच जाएंगी। तो यहां पर एक अक्षांश और 2 अक्षांशों के बीच में क्या हो जाएगा, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, लंबाई में वृद्धि है तो निश्चित रूप से अक्षांशों के बीच की दूरी में भी वृद्धि हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी यहां पर, तो 111.7 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ध्रुवीय क्षेत्रों में। समझ आ रहा है यहां पर
कि ध्रुवीय क्षेत्रों की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी जो डिस्टेंस है वो 111.7 किलोमीटर एरिया बढ़ जाता है, मतलब 0.7 किलोमीटर का एरिया बढ़ता है दो अक्षांशों के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साहब ये तो समझ में आ गया कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। अगर किसी को नहीं होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, वहां पर आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के कमेंट जरूर देखूंगा। अब देखो दूसरे पॉइंट को समझो। इसी में अब ये हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन, मतलब 1 से 80 के आसपास की कंडीशन हो गई, 111 किलोमीटर। पोल की कंडीशन हम लोगों ने निकाल ली कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर डिस्टेंस दो अक्षांशों के बीच में 107 किलोमीटर हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है, पृथ्वी हमारी एक तो सामान्य प्रक्रिया से बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र में विभक्त है, ठीक। तो अब तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट की बारी है। अब तीसरा पॉइंट समझिएगा। तीसरा है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर अक्षांशों के मध्य की दूरी अगर हम लोग बात करें, भूमध्य रेखा, ठीक। अब भूमध्य रेखा पर अक्षांशों की क्यों होगा, कैसे होगा, इसकी भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्यों, कब, कैसे एक आधार बनने वाला है तो उसको समझिएगा। भूमध्य रेखा पर अक्षांशों के मध्य दूरी, तो यहां पर ए अक्षांश और बी अक्षांश के मध्य कितनी दूरी होती है, 111.57 किलोमीटर के बीच दूरी होती है। क्या होती है, दो अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखा पर 1.57 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों, तो क्यों का आंसर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। अभी इतने पॉइंट आप लोगों ने बना लिए। अब जो हमारा अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, ताप का निर्धारण करती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्या करती हैं, अक्षांश रेखाएं जो हैं वो ताप का निर्धारण करती हैं। ताप का निर्धारण करती हैं, ठीक। अब देखो यहीं से कहानी फिर से एक नई स्टोरी शुरू होगी। ये क्या करती हैं, टेम्परेचर को क्लियर करती हैं कि किस अक्षांश में कितना तापमान होगा, ठीक। अब जब तापमान की बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, ये प्रेशर की भी बात करेंगी, वायु दाब की बात होगी। यहां पर वायु दाब की, ठीक, क्योंकि तापमान ही वायु दाब को निर्धारित करता है। क्यों वायु दाब की बात यहां पर क्यों आएगी, क्योंकि तापमान वायु दाब का निर्धारण करता है।
पहला पॉइंट तो ये हो गया कि तापमान का अक्षांश रेखाएं तापमान का निर्धारण करती हैं। ठीक, तापमान वायु दाब का निर्धारण करता है, और अक्षांश रेखाएं तापमान का कैसे निर्धारण करती हैं? अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा, क्योंकि सूर्य अपनी स्थिति जो परिवर्तित करता है वो अक्षांशों के अकॉर्डिंग ही सूर्य अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। इस पॉइंट को बना लीजिएगा कि सूर्य जो अपनी स्थिति परिवर्तित करता है वो किसके आधार पर? अक्षांशों के आधार पर ही अपनी स्थिति का परिवर्तन करता है। ठीक है, तो यहां पर सूर्य कैसे परिवर्तित करेगा उसकी बात हम लोग करेंगे। अब आप लोगों को बात यहां तक की चीज समझ में आई होगी, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब सूर्य अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है सूर्य के। ठीक, अगर हम लोग देखें तो हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है लगातार, और लगातार जब रोटेशन कर रही है तो निश्चित रूप से पृथ्वी में दो तरह की गतियां होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पर क्या करती रहती है? मूव करती रहेगी, रोटेशन करती रहेगी, लगातार मूव करेगी, और फिर ये क्या करेगी? सूरज के चारों तरफ घूमती भी रहेगी। और परिक्रमा और परिभ्रमण तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो अपने सिलेक्शन के लिए रहते हैं वो अपने चारों तरफ घूमते हैं, और जो बाकी कोचिंग में आते हैं और जो काम करने के लिए आप लोग बढ़ते हो तो किसी न किसी के चारों तरफ तो घूमते रहते हो ना, परिक्रमा करते रहते हो। कुछ स्टूडेंट अपने टीचर के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं कि भाई उनके साथ जुड़ ले, और कुछ स्टूडेंट किन्हीं और के साथ जुड़ के अपने समय को व्यतीत करना चाहते हैं। तो दोनों सिचुएशन, पृथ्वी जैसी आपकी भी सिचुएशन होती है। तो पृथ्वी क्या करती है? लगातार मूव करती है। ठीक, तो जब लगातार पृथ्वी मूव करेगी तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा कई बार सूरज के पास आएगा और कोई हिस्सा सूरज के दूर जाएगा। ठीक, क्यों? अब रीजन यहां पर आता है क्यों। क्योंकि अब समझो, जब हमने कहा क्यों, तो अब आप लोगों को यहां पर फिर समझना होगा, क्योंकि हर एक बात घूमती है। हम लोगों ने कहा कि भाई ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और पृथ्वी हमारी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो हम ये कहें कि भाई हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी है? अब यहां पर पॉइंट लिख लीजिएगा, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। और 90 डिग्री है हमारा, हमें पता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारा नॉर्थ पोल बनता है। अब जब नॉर्थ पोल की हम लोगों ने यहां पर बात की तो कॉमन सी बात है, हमें यह पता करना पड़ेगा कि पृथ्वी कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कोण बनाती है। तभी ना हम ये देख पाएंगे कि भाई कैसे क्या सिचुएशन बन रही है, आगे पीछे क्यों हो रहा, उत्तरी गोलार्ध में सिचुएशन कैसे बदल रही है, दक्षिणी गोलार्ध में सिचुएशन कैसे बदल रही है, उसका आधार तो कुछ होगा ना साहब। तो उस आधार को समझने के लिए हमें यहां पर आना पड़ा। अब देखो यहां पर अगर हम 23.5 माइनस कर देते हैं तो यहां पर बचता है 66.5। तो इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी कितने डिग्री का एंगल बनाती है या कोण बनाती है? वो 66.5 डिग्री का पृथ्वी हमारी कोण बनाती है। कितना बना रही है? तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी हमारी कितना 66.5 का कोण निर्मित करती है।
अब जब ये कोण निर्मित करेगी पृथ्वी तो निश्चित रूप से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और एंगल बना रही है पृथ्वी 66.5 का। तो निश्चित रूप से जब ये सूर्य के पास वाले एरिया से गुजरेगी तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को सिचुएशन यहां पर देखने को मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझने का प्रयास करो कि भाई इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आने वाली है, और जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप लोग करोगे क्या। अब देखो यहां पर आप लोग देखो ये एंगल बन रहा है कि मतलब ये इक्वेटर है आप लोगों का, ये क्या है, ये इक्वेटर है। ठीक, अब सूरज के सामने इक्वेटर वर्ष भर लंबवत रहता है। जब भी हम ये बात करेंगे तो सूर्य के सामने क्या रहेगा, जो भूमध्य रेखा, इसी को आप लोग कहते हो भूमध्य रेखा, और ये भूमध्य रेखा क्या रहता है, सूर्य के सामने वर्ष भर लंबवत रहता है, अर्थात यहां पर सदैव एक समान तापमान बना रहेगा। यहां पर इस वाले एरिया की जब हम लोग बात करेंगे तो ये वाला एरिया में पूर्ण संपूर्ण 0 से लेकर 5 डिग्री तक का जो एरिया होता है, अगर हम इसको कहें 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है या भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है। और जब भूमध्य रेखीय क्षेत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस वाले 0 से लेकर 5 डिग्री तक का एरिया भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, तो यहां पर वर्ष भर जो तापमान रहेगा कैसा रहेगा, समान रहेगा। और जब तापमान समान रहेगा इसका मतलब क्या हो गया कि भाई चाहे गर्मी आपके उत्तरी गोलार्ध में पड़े, चाहे ठंडी आप लोगों के दक्षिणी गोलार्ध में पड़े, लेकिन यहां पर वर्ष भर ग्रीष्म काल रहेगा। ग्रीष्म काल, यहां पर ठंडी वंडी नहीं पड़ने वाली है, यहां पर पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है, अर्थात यहां पर गर्मी का टाइम बने रहेगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा। जहां पर ज्यादा सूर्य का प्रकाश होगा तो अब देखो यहां तक चीजें समझ लेना। यहां पर हम लोगों ने बात कही है कि इस वाले पूरे एरिया में जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसा हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। अब ये ताप क्यों इससे निर्धारित हो रहा है, ये अब आप लोगों को समझ में आ रहा कि 0 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, बीच से क्लास मत देखना, बीच बीच में क्लासें मत छोड़ना, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा, डब्बा हो जाओगे। तो इसको हम लोगों ने कहा विषुवत रेखीय क्षेत्र। ठीक, यहां पर क्या हुआ, विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य वर्ष भर लंबवत रहता है, और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है प्रेजेंट टाइम पे आपकी तरफ सूरज की निगाहें हैं। वो गाना नहीं है कि सूरज को भी कह दो कि नजरें झुका के देखे, तो झुका के नहीं, सूरज ने कह दिया इस बार कि मैं नजरें उठा के देखूंगा, भैया जिसका यार दगा दे रहा हो, रो रहा हो, जग रहा हो, वो अपना जाने। तो यहां पर क्या हो गया कि सूर्य
वर्ष भर लंबवत। इसका मतलब है कि यहां पर तापमान जो होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो वर्ष भर सर्वाधिक प्राप्त होगा। ठीक, और जब तापमान ज्यादा होगा तो यहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा। अब आप लोग कहोगे वर्षा ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि तापमान जब ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से यहां पर वाष्पीकरण या इवेपोरेशन की दर भी ज्यादा होगी। क्या हो जाएगा? इस वाले क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। और जब वाष्पीकरण बाबू ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से इसे ऐसे समझो कि मान लो कि ये आपकी धरती है, ठीक है, ये आप लोगों का समुद्रीय क्षेत्र है, ये क्या है? समुद्रीय और नदी क्षेत्र है, ये मान लेते हैं क्षेत्र, ये नदी है और बाकी स्थलीय क्षेत्र है। तो जब यहां पर सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तो कंडीशन क्या हो जाएगा? पानी गर्म होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण होगा। तो यहां पर वाष्पीकरण दर कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कॉमन सी बात है, सनलाइट पड़ेगा तो यहां का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाएगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जल गर्म होगा और जल गर्म होकर वाष्पीकृत होगा, इवेपोरेट होगा ऊपर की तरफ। और जब ये ऊपर की तरफ इवेपोरेट होगा तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठता है तो बादल क्या होने लगता है? पानी जो होगा, जो गैस आपके साथ जा रही है, वो इसको क्या करने लगेगा? धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये ठंडा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? जब हम लोग इसको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। अभी बेसिकली ये समझो कि जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होने लगेगी? वाष्प जो है, जो जल वाष्प है, वाष्पीकृत हुई है ना, तो यहां पर ये जो वाष्पीकृत होता है इसे जल वाष्प कहते हैं या वाटर वेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल वाष्प कहते हैं या वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ गया तो ये क्या होने लगेगा? जो जल वाष्प आपकी थी वो ठंडी होने लगेगी, और ठंडी होगी तो ये क्या बनाएगा? बादल का निर्माण करेगा। क्या हो जाएगा? क्लाउड, यहां पर क्लाउडिंग होगी, बादल का निर्माण होगा निश्चित रूप से। और निर्माण हुआ तो इस रीजन में जब यहां पर आप लोगों के बादलों का निर्माण हो जाएगा, बादल बन जाएंगे, तो ये बादल क्या करेंगे? रेनफॉल करेंगे। क्या करेंगे? यहां पर ये वर्षा करेंगे। आजकल बारिश हो रही है ना, उमस बढ़ी नहीं कि बादल ने पानी दे दिया, तो ये बादल आपको यहां पर वर्षा करेंगे। ठीक, और यहां अब इक्वेटर की बात है तो सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक मिल रहा है आप लोगों को पूरी पृथ्वी में, और सूर्य लंबवत होता है, आभासीय रूप से लंबवत होता है इक्वेटर के। सूरज कहां पर होगा? सूरज आपका यहीं पर खड़ा रहेगा, अर्थात विषुवत रेखा के सामने जो सूर्य होता है, जो आप लोगों का सन होता है, वो कैसा होता है? आभासीय रूप से लंबवत होता है, लंबवत। अब आभासीय वर्ड मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि आपकी जो लैटिट्यूड्स हैं वो कैसी हैं? वो इमेजिनरी लाइन है। तो वो जो लंबवत भी हो रहा है सूर्य, तो वो भी तो आभासीय रूप से ही लंबवत हुआ। पहले से तो कुछ था नहीं, कोई नेचुरल लाइन थी नहीं। जब नेचुरल लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि सूर्य भी आभासीय रूप से ही यहां पर लंबवत होगा। तो यहां की सिचुएशन क्या हो गई कि आभासीय रूप से लंबवत है, तो यहां पर दूसरी कंडीशन हो जाएगी दिन और रात। दिन और रात कैसे हो जाएंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे।
बराबर, अर्थात 12 आवर की दिन होगा तो 12 आवर की ही रात होगी। अब ये समझ में आ रहा है कि यहां पर दिन और रात की अवधि भी एक समान होगी और यहां पर प्रतिदिन वर्षा होगी। विषुवतरेखीय क्षेत्र में पॉइंट बनाते हुए चलिएगा, यहां पर प्रतिदिन वर्षा होगी क्योंकि सूर्य आभासी रूप से लंबवत है और लंबवत है तो सीधी सी बात है कि ज्यादा ऊष्मा देगा, तो ज्यादा ऊष्मा देगा, इसके कारण यहां पर वर्षा भी प्रतिदिन होती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 PM का टाइम ड्यूरेशन जो माना जाता है कि इस इक्वेटरिक जोन में प्रतिदिन लगभग 4 से 5 बजे के बीच में वर्षा होती है और विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि भी एक होती है। ठीक, अब जैसे जैसे सूरज की किरणें आगे बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से क्या होने लगेगा, दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे उत्तरी गोलार्ध की तरफ हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हो, तापमान क्या होने लगेगा, किरणें तिरछी होंगी, तापमान कम होने लगेगा। ठीक, लेकिन विषुवत रेखा से अभी हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे कि आप उष्ण कटिबंध के तरफ जाएंगे तो तापमान क्या हो जाएगा, फिर वेरिएट करेगा, फिर आप लोग लगभग 66.5 की तरफ जाएंगे तो सूरज की किरणें और टेढ़ी होंगी तो वहां पर तापमान और कम होगा, और जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी हो जाती हैं जिसके कारण यहां पर तापमान जो होता है वो वेरिएट करता है। तो जो आप लोगों की अक्षांशीय तरंगे, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये लैटिट्यूड लाइंस हैं, ये किसका निर्धारण करती हैं, ये टेम्परेचर का निर्धारण करती हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अगर हम लोग और डिटेल करेंगे तो ये और भी चीजें हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एनसीईआरटी, तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही अभी चलना है। बाकी जब मैं आप लोगों को क्लास में ये चीज पढ़ाऊंगा तो ये लगभग 2 से 2.5-3 घंटे का लेक्चर होता है, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पे आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर होते हैं। यहां पर हम लोगों को बहुत आराम से चलना है। इतनी चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ भी गई होंगी और स्थिर भाव से कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी अगर आई हो, आप लोग कमेंट सेक्शन पे आके कमेंट करिए, चीजों को मैं बताऊंगा। कोई चीज नहीं समझ में आई है फिर से मैं डिटेल करूंगा आप लोगों को। बेसिकली इस पर हम लोग जब सिविल की क्लास में पढ़ाऊंगा यूपीएससी की, तो वहां पर ये 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर बन जाता है, और 3 घंटे के लेक्चर में तो बहुत सी चीजें अभी और भी बाकी हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी चीजें हम लोगों को समझना होगा। चलिए, थैंक यू, फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।